अगर आपको पता चले कि नेता नगरी में अब बात मेघालय की होगी। भारत के पूर्वोत्तर का वो राज्य जहां पर 27 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं। दर्शक जानते ही हैं, पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस उभरी थी। मुकुल संगमा उसके नेता थे, लेकिन सत्ता पर दावेदारी की थी नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी के कोनराड संगमा ने 19 विधायकों के साथ, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी समेत कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन और सक्रिय सहयोग हासिल हुआ था। लेकिन इस दफा जब चुनाव हैं तो स्थितियां कुछ बदली हुई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हिस्सेदार थी, वो सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा एनपीपी फिर से अपना दावा पेश कर रही है। उधर मुकुल संगमा वो अब कांग्रेस से टीएमसी में चले गए हैं, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बार टीएमसी भी एक बड़ा प्लेयर होगा। वैसे भी टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि क्या त्रिपुरा, क्या मेघालय, बंगाल के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जो प्रेजेंस है वो महसूस की जाए। और कांग्रेस वो जब पिछली बार पार्टी नंबर 1 थी तो जाहिर है कि वो भी अपना खम ठोकेगी ही। तो इन सब के बीच इस बार बड़े मुद्दे क्या हैं, ज़मीन पर क्या नज़र आ रहा है, और चुनाव के बाद किस तरह की प्रत्याशाएं मुमकिन हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई का। राजदीप जी, आप मेघालय गए हैं और पहले भी कई दफ़ा जाते रहे हैं पिछले चुनाव में। आपके इस बार के चुनाव में क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या इश्यूज आपको अलग लगे, और कौन से पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो आपको लग रहा है कि वोट कैचिंग एबिलिटी रखते हैं और अपने आप में एक फैक्टर हैं? देखिए सौरभ, पहली बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मेघालय की तस्वीर एक तरह से एक ऐसी तस्वीर है जो बिल्कुल त्रिशंकु विधानसभा लगती है। अगर आप खासी हिल्स में जाओ तो अलग पार्टियां हैं, गारो हिल्स में जाओ तो अलग पार्टियां हैं। कोई एक एनपीपी को छोड़ के, जो नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कोनराड संगमा मुख्यमंत्री है, उनको छोड़ के मुझे ऐसी पार्टी नजर नहीं आती जिनकी प्रेजेंस आप कह सकते हैं हर इलाके में है। एक जमाने में कांग्रेस के बारे में यह कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस भी कुछ हद तक कमजोर हो गई है मेघालय में। और मुझे जो इंटरेस्टिंग लगी है बात कि हम वंशवाद की बात करते हैं अक्सर प्रोग्राम में, और कई गांधी परिवार, रेड्डी परिवार, अन्य परिवार, केसीआर का परिवार, बहुत कम वक्त हम कोनराड संगमा के परिवार और संगमा परिवार के बारे में बात करते हैं। आप देखिए, कोनराड, उनके भाई जेम्स, उनकी बहन अगाथा लोकसभा एमपी है, उनके अंकल थॉमस संगमा, उनके ब्रदर इन लॉ संजय संगमा, कजन इयन बोथम संगमा, ये सब चुनाव लड़ रहे हैं। अगाथा के ब्रदर इन लॉ चेरंग माराक भी लड़ रहे हैं, यानी करीब 6 एक ही परिवार से 60 सीटें हैं, जिसमें 6 एक परिवार से। दूसरी तरफ मुकुल संगमा जो तृणमूल कांग्रेस से है, उनकी पत्नी दिकांची शिरा, उनकी डॉटर मियानी शिरा, उनके भाई जेनित संगमा, जेनित की वाइफ सद्यारानी संगमा, वो सब एमएलए हैं और वो फिर से लड़ रहे हैं। अब आप सोचिए, ऐसा एक माहौल बना है जहां ये दो परिवार एक आमने सामने है गारो हिल्स में, और 24 सीटें गारो हिल्स में है। लेकिन जो बाकी के सीटें हैं, मुझे वहां लगता है कि असली चुनाव लड़ा जाएगा, और मेघालय का चुनाव वहीं तय होगा कि जो खासी और जांतिया हिल्स में आगे बढ़ता है। 2 और पॉइंट्स जो मुझे इस बार लगे कि मैंने कभी पहले इतना बीजेपी का प्रेजेंस नहीं देखा, न केवल पोस्टर्स पर, लेकिन जमीन पर अपने जो रैलीज कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट में बीजेपी एक वाकई अग्रेसिव कैंपेन कर रही है कि लोगों में लोगों तक पहुंच जाए। उनके जो एक क्रिश्चियन लीडर हैं, जो माइनॉरिटी अफेयर्स केंद्र में मिनिस्टर है, मिस्टर बारला, वो मुझे चर्च में मिले, तो मैं देख रहा था कि जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे थे, एक तरह से एक माहौल बनाना चाहते थे। संडे मास था कि देखिए, बीजेपी जो है वो एंटी क्रिश्चियन पार्टी नहीं है, हम आपके साथ भी है। तो एक बीजेपी भी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मुझे लगता है किंग मेकर वहां है, वो उनकी रैली में गया था, पार्टी है यूडीपी, जो मेघालय की ओरिजिनल रीजनल पार्टी मानी जाती है। उनकी रैली में जिस तरह से नाच गाना हुआ, और मैं ये भी कह सकता हूं वहां नशा भी बहुत मुझे दिखा उस रैली में। लेकिन यही वो पार्टी है जो अगर वो 10-12 सीटें भी लाती है, वो तय करेगी किसकी सरकार बनती है। और उनके लीडर जो है मिस्टर लिंगडो, जब मैं उनको मिला
उन्होंने कहा इस बार मैं किंग नहीं बनना चाहता, मैं किंग मेकर नहीं बनना चाहता, मैं किंग बनना चाहता हूं। तो वहां भी स्थिति एक तरह से अलग सी एक स्थिति बन गई है मेघालय में, जहां हर पार्टी एक तरह से किंग बनना चाहती है, कोई किंग मेकर इस तरह नहीं बनना चाहता। दीज आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, राइज ऑफ बीजेपी, यूडीपी की जो एक तरह से पकड़ है खासी हिल्स में, और ये जो संगमा वर्सेस संगमा का जो बैटल चल रहा है गारो हिल्स में। और एक आखिरी पॉइंट, अभिषेक बैनर्जी, उनका मैंने बंगाल के पूरे चुनाव में मैं उनका इंटरव्यू नहीं कर पाया, वो तैयार ही नहीं थे, लेकिन मेघालय में जैसे मैं गया बिल्कुल तैयार हुए। उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए, और तृणमूल कांग्रेस के लिए मेघालय एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है। गोवा में तो नहीं कुछ कर पाए, त्रिपुरा में भी उम्मीदें कम है, लेकिन मेघालय में उनको लगता है कि अगर 10-12 सीटें भी आई तो हम सरकार में रह पाएंगे, हमारी नेशनल पार्टी बनने की जो उम्मीद है वो और बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ ये भी खबरें आ रही है कि मुकुल संगमा अगर जीतते हैं तो वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि मेघालय में कोई ठिकाना ही नहीं है कौन किस पार्टी में जाएगा। मुझे एक ऐसा कैंडिडेट वहां मिला, नाम मैं भूल रहा हूं, वो 4 पार्टियां उन्होंने बदली थी पिछले 10 सालों में। तो इस तरह के कैंडिडेट्स हैं जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में बार बार जाते हैं, और इसलिए मेघालय जैसे राज्य में कहना कि किसकी सरकार बनेगी बहुत बहुत मुश्किल बात होती है। थैंक यू राजदीप जी। दर्शकों, राजदीप जी ने आपको कोनराड संगमा के वंशावली के बारे में बताया, जानना ज़रूरी भी है। मैं उसमें मुकुल संगमा के बारे में भी जोड़ देता हूं, जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं, कई दफ़ा के विधायक, और अब टीएमसी में हैं। उनके भाई जैनित संगमा, बेटी मियानी शिरा, पत्नी दिक्कांची शिरा और भाई की पत्नी सदिया रानी संगमा, ये सब भी गारो हिल्स से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। तो ये जो वो कह रहे हैं संगमा वर्सेस संगमा, ये 2 इंडिविजुअल्स की बैटल भी है, 2 फैमिलीज़ की बैटल्स भी है, गारो हिल्स और गारो कम्युनिटी की सुप्रीमेसी की बैटल भी है। और इन सब के बीच ज़्यादातर पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि मामला इस बार 0 और 1 की बाइनरी का नहीं है, त्रिशंकु की संभावना है, और चुनाव के बाद किस तरीके के गठजोड़ होंगे उससे मंजर और साफ होगा। मैं बस एक एनेक्डोट आपको बता देता हूं सौरभ जी, क्योंकि आप कहते हैं एनेक्डोट बताइए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं कोनराड संगमा का इंटरव्यू कर रहा था, और उसी दिन सुबह अमित शाह ने उन पर बहुत जोर से अटैक किया था तूरा में, कहा था ये सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे निकम्मी सरकार है। अब जब मैंने कोनराड संगमा से मिला तो मैंने कहा अमित शाह जी जो आपके सहयोगी हैं, आप भी उनके सहयोगी हैं बीजेपी के, आप लोग एक साथ सरकार में थे, कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट और सबके निकम्मी सरकार है। तो पहले तो उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है, और मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं, क्यों, मैंने कहा। और ऑफ कैमरा उन्होंने मुझे कहा अरे अभी मुझे आधे घंटे पहले अमित शाह ने फोन किया था और कहा था आप तो सरकार में बहुत अच्छा काम किया है कोनराड, इसी तरह से करते रहो। तो मैंने कहा लेकिन पब्लिक मीटिंग में तो उन्होंने कहा कि आप बड़े भ्रष्ट हैं और निकम्मे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ये राजनीति में होता है, कैंपेन चल रहा है, बीजेपी अलग लड़ रही है, हम अलग लड़ रहे हैं, इसलिए तो ये सब होता रहता है। और वो हंसने लगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कुछ नूरा कुश्ती चल रही है कि अमित शाह जी कहते हैं रैली में कि ये बड़ी निकम्मी, बड़ी भ्रष्ट सरकार है, और यहाँ एक साथ और वही अमित शाह जी कोनराड संगमा को फोन करते हैं। इससे भी इंटरेस्टिंग है, वहां एक कैंडिडेट बीजेपी का है अलेक्जेंडर हेक, उनसे भी जब मैंने बात की उन्होंने कहा बहुत निकम्मी सरकार है, कुछ काम नहीं किया है। तो मैंने कहा लेकिन आप तो उसी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, और अमित शाह जी आकर कहते हैं कि तुरा में एक भी या मेघालय में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आप जब मंत्री थे आपने क्या किया। तो वो हंसने लगे। तो ये है मेघालय की राजनीति कि वही पार्टियां जो एक साथ सरकार में थी 5 साल के लिए अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, और हो सकता है चुनाव के बाद एक साथ आए। तो ये एक तरह से जनता के साथ खिलवाड़ भी है, लेकिन नूरा कुश्ती भी है। दर्शकों को बता दूं, नूरा कुश्ती हिंदी का एक मुहावरा है, शायद आप में से कुछ को ना पता हो। इसका मतलब होता है दिखावटी लड़ाई करना। अब मैं बढ़ रहा हूं नवी भट्टाचार्य जी की तरफ, वहां से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से वहां की राजनीति को ऑब्जर्व करें। मिस्टर भट्टाचार्य जी, मैं 2-3 विषयों पर आपसे आपकी राय चाहता हूं। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जी, मैं 2-3 इश्यूज पे सर आपके कमेंट्स चाहता हूं। एक,
जिस तरह की खबरें आई, जैसे एक लीडर हैं जिन पर बहुत गंभीर, बर्नार्ड मार्क, इन्होंने कहा कि चूंकि मैं कॉनराड संगमा की आलोचना करता था, उनको क्रिटिसाइज करता था, इसलिए मुझे पॉलिटिकल राइवलरी के तहत इसमें फंसाया गया है और इसीलिए मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। जब मैं कांग्रेस का सोशल मीडिया कैंपेन देखता हूं तो वो भी मार्क पर खूब निशाना साध रहे हैं। तो मैं इस एंगल को समझना चाहता हूं कि पॉलिटिकल टसल क्या वाकई इतने लिमिट तक जाती है कि किसी भी तरह के गंभीर इल्जाम लगा दिए जाएं पॉलिटिकल दुश्मनी में, या बात कुछ और है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि हम सब जानते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स, 3 मेजर कम्युनिटी और इनके इर्द गिर्द पूरी पॉलिटिक्स है। तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में कई बार देखते हैं कि जो डोमिनेंट रूलिंग कास्ट है उसके खिलाफ भी एक पोलराइजेशन होता है। तो वहां पे भी ये संगमास की पॉलिटिक्स के बरक्स कुछ ऐसा हो रहा है कि लेट्स रीग्रुप एंड प्रेजेंट अ क्रेडिबल ऑप्शन। मिस्टर भट्टाचार्य। तो देखिए, चुनाव में ये जो आप बोल रहे हैं ये चीज, आप वो बेल पर है, ये सब जुडिस है, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, ये तो आपका कोर्ट का राय आने का बाद ही पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। तो इसका ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है। हाँ, जहां तक आप जो कहे, जो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में तब भी कम है। आप अगर आप यूपी के जिक्र किए हैं, बिहार के जिक्र किए हैं, ये जो आर्म्स, आपका मसल पावर या जो ये और भी बहुत ही ज्यादा है। हमारा इधर तो अभी उभर कर आए हैं जो ये सब होते हैं, नहीं तो हम जब कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो और भी देखिए माहौल बहुत ही दूसरे टाइप के होते हैं। इस बार जो हम देख रहे हैं हमारे जिंदगी में, हम अभी आई एम ए सीनियर सिटीजन, 60 साल की उम्र हो गए हैं, तो हम इसी समय से देख रहे हैं जो ये पहले बार हम मेघालय में या शिलोंग में जो माहौल देख रहे हैं, इतने हाई वोल्टेज, हाई ऑक्टेन, हाई डेसिबल चुनाव प्रचार कभी नहीं हुए। तो ये भी एक है जो समय के साथ उभर कर आ रहे हैं, चल रहे हैं। पहले जैसे होता से बहुत शांतिपूर्वक, जैसे हमारे जनजाति है या जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो हम 3 पीढ़ी से इधर है, हमारा ग्रैंडफादर, फादर, अब हम है, तो ये बहुत ही आपका शांत जो चुनाव होते थे, आपको पता ही नहीं चलता था जो चुनाव हो रहा है। धीरे धीरे 80 के दशक, 90 के दशक में थोड़ा बढ़ते गए, लेकिन इस बार के चुनाव अलग से ही है। हमको लगता है कि नया पार्टी उभर कर आए, जैसे टीएमसी का कोई प्रेजेंस ही नहीं थे मेघालय में। और जैसे राजदीप सरदेसाई जी ने बताया, ये गारो हिल्स में ही नहीं है जो परिवारवाद के हैं, हमारे इधर खासी जयंतिया में भी एक धर ब्रदर्स बोल के है, उनका भी 7-8 कैंडिडेट परिवार के चुनाव पर है। तो दूसरे मुद्दा जो जहां उन्होंने कहा था जो जातिवाद, देखिए ये ट्राइबल सोसाइटी में जातिवाद का तो है ऐसे कुछ मुद्दा है नहीं जैसे हमारे मेनलैंड में है, लेकिन ये बात जरूर है, ये गारो और खासी जयंतिया, ये जो एक टसल, जो एक चीज जिन्होंने आए हैं, जैसे अगर कौशिक जी है उनको पता है, जो हमारे खासी जयंतिया रीजन में 36 सीट्स है, गारो में 24 सीट है। लेकिन हम देखें, जो आप अगर हमारे इतिहास देखे राजनीति के, ज्यादातर हम देखे हैं जो गारो हिल्स रीजन से गारो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इस बार 15 साल से, पिछले 15 साल से भी हमारे गारो, पहले मुकुल संगमा थे, अभी कॉनराड संगमा जी फिलहाल है। तो ये भी एक मांग है जो हमारे एक अभी खासी या जयंतिया मुख्यमंत्री होना चाहिए। कोई कोई माहौल में, जैसा उन्होंने जो बताया रीजनल पार्टी का, उन्होंने ये मुद्दा लेके आए। तो ऐसे भी है, ये रीजन वाइज जो डिवाइड है, 36 एमएलए रह के, क्योंकि गारो हिल्स में यूनाइटेड, जहां तक जब डेवलपमेंट के सवाल आते हैं तो गारो जो हमारे हैं उनके यूनाइटेड फ्रंट इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन थोड़ा ज्यादा है, जहां तक खासी और जयंतिया हिल्स का है थोड़ा कम है।
और इधर क्या होते हैं, खासी जयंतिया में वापस में आपका पॉलिटिकल में भी कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो भी कहे आप, everyone is a potential chief minister from each party. गारो हिल्स में आप ये नहीं सुनेंगे, आप दो ही नाम सुनेंगे जो मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, या मुकुल संगमा या कॉनराड संगमा। आप ये रीजन में आ जाइए, आप सुनेंगे मेटबा लिंगडो भी प्रोस्पेक्टिव है, आपका मिस्टर प्रिस्टन टिनसोंग भी प्रोस्पेक्टिव है, मिस्टर पॉल लिंगडो भी है, अभी मिस्टर हेक ने भी कह रहा है जो बीजेपी का जो पार्टी अगर उभर के आते हैं सिंगल लार्जेस्ट तो मुख्यमंत्री का दावेदार मैं ही हूं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे खासी जयंतिया का जो ये है वो थोड़ा डिवाइडेड रहते हैं। सो व्हाट आई हैव सीन that because of this division maybe the leaders from Garo Hills has the upper hand. मिस्टर भट्टाचार्य जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जो असम के सीएम हैं और बहुत एग्रेसिवली मेघालय में प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने एक दो बिंदुओं पे अपोजिशन को रिस्पॉन्ड करते हुए बहुत प्रमुखता से बात कही। पहला तो जो अपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी फूड बहुत रेगुलेट करती है, बीफ खाओ ये नहीं खाओ, और दूसरा हम जानते हैं कि मेघालय नागालैंड ऐसे राज्य हैं जो ईसाई बहुल हैं। तो हिमंता अपनी रैली में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री और पोप के अच्छे संबंध हैं और बीजेपी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही। तो इस पॉइंट पे मैं समझना चाहता हूं कि बीजेपी का उस राज्य में परसेप्शन कैसा है, पॉइंट 1। पॉइंट 2 सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक जो कैच 22 सिचुएशन है बीजेपी के सामने की, 5 साल कॉनराड के साथ सरकार चलाई, अब उनकी राजदीप ने जिक्र किया कि आलोचना करें तो कैसे करें, और इस पर हिमंता कहते हैं अपनी रैलियों में कि पहले हमारी प्राथमिकता थी कि कांग्रेस को पावर से आउट किया जाए, वो टारगेट अचीव हो गया है और अब हम इस बार खुद से सरकार बनाने जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वो जब रैली करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस इज इन हैंड इन ग्लव्स विद बीजेपी। तो इन दो इश्यूज पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं सर। देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुकात है, कांग्रेस इज मोर और लेस इररिलेवेंट। लेकिन मेघालय में उनके जो प्रेसिडेंट है विंसेंट पाला, वो तो बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं। नहीं, क्लेम देखिए हर पार्टी करते हैं। हमारे इधर में एक पीडीएफ पार्टी है जी, जो जिनका एक एमएलए है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जी। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी कह रहे हैं। देखिए, चुनाव में सभी करते हो भी सकते हैं, लेकिन विंसेंट पाला जी का जहां तक सवाल है जी, उन्होंने जो किया है, उन्होंने थोड़ा हटके वो कहा सभी छोड़ के चला गया, तो बहुत यंग, एडुकेटेड, एंड ही शोइंग ए इमेज इफ नॉट दिस टाइम इन 2028 दिस इज माय grooming or the coaching which is going on, and we will be playing in the finals or will be the winners in 2028 जी। तो कांग्रेस का देखिए, हिमंता जी इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक लीडर। आप खाली नॉर्थ ईस्ट में नहीं, आप पूरे भारत में उनका जो लीडरशिप का और उनका जो हिज ईयर्स टू द ग्राउंड एंड ए वेरी स्मार्ट ऑपरेटर। हिमंत जी ने, हम गया हफ्ता उनका एक मीटिंग था विद सम प्रोमिनेंट सिटीजन्स ऑफ शिलोंग, सो आई वाज आल्सो देयर, एंड उन्होंने राइटली बताया, जो देखिए हमारे बीच जो विंसेंट पाला भी मेरा दोस्त है, मुकुल संगमा से भी मेरा कुछ नहीं है, कॉनराड से भी मेरा अच्छा है। हमारा कंपटीशन क्रिश्चियन हिंदू इस मुद्दे पे नहीं होना चाहिए। हमारा कंपटीशन अगर हो, जो हिमंत ने 20 फ्लाईओवर बनाया, तो कॉनराड संगमा बोल सकता है ठीक है, हमारा जहां तक पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है हम भी 10 बना के देखेंगे। नेफियो रियो जी कहेंगे जो ठीक है, हिमंत जी ने 25 किया है तो हम 7 करके दिखाएंगे। तो इस टाइप का हमारा बीच में, अगर हम 500 किलोमीटर के सड़क बनाए तो हम, कॉनराड जी बोले हम 300 किलोमीटर का सड़क बना के दिखाएंगे। अगर हम 25 मेडिकल कॉलेज असम में बनाए तो कॉनराड जी बोले जो हमारा इधर तो एक भी नहीं है, हम तो एटलीस्ट 5 मेडिकल कॉलेज बना के दिखाए। सो इस मुद्दे पर हमारे बहस होना चाहिए। ये जो धर्म का ऊपर हिमंत जी ने इतना स्ट्रेस नहीं दिया, उन्होंने कहा देखिए धर्म ये तो एक पर्सनल चीज है, और वो नागालैंड का मिसाल दिया।
जो नागालैंड भी एक क्रिश्चियन स्टेट है, लेकिन हमारा उधर 12-15 है, अभी हमारा साथ अलायंस में है, उनको 20 सीट भी मिल सकता है। सो ये जो चीज है ये धीरे धीरे दैट इज बीइंग निगेटेड। तो उन्होंने एक चिट्ठी का बारे में भी जिक्र किया है, जो एक चिट्ठी निकला है जो कन्वर्ट हुए हैं शेड्यूल ट्राइब से टू क्रिश्चियनिटी, दे विल लूज देयर शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। उन्होंने कहा जो ये इल्जाम मेरा कोई ऑफिसर का ऊपर आया, हम वो ऑफिसर को पूछा है, तो ऑफिसर ने कहा सर मैं तो कुछ ऐसे इस तरीके का कोई चिट्ठी इश्यू ही नहीं किया। और इसके ऊपर हिमंता जी ने बताया जो हमारा असम स्टेट में मेघालय या नागालैंड से ईसाई या क्रिश्चियन पॉपुलेशन असम में ज्यादा है, तो हमें तो कोई ऐसा नहीं, तो चुनाव का टाइम में ऐसा होते हैं। लेकिन बीजेपी का जो एक बढ़ाव मिल रहा है, ये नागालैंड इज ए ग्रेट एग्जाम्पल। पीपल हैव स्लोली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग जो भाई ये पैसे के राजनीति और इस टाइप के राजनीति से हमारा कुछ भलाई नहीं होता है, हमको अब भी डेवलपमेंट का राजनीति का साथ जोड़ना चाहिए। और जो भी पार्टी हमको हमारे डेवलपमेंट का बात करे, क्योंकि हम लोग मेघालय में देख रहे हैं शिलोंग यूज्ड टू बी द क्रेडल ऑफ लर्निंग, कौशिक जी इज अवेयर, आई थिंक मिस्टर राजदीप आल्सो विल बी अवेयर, क्रेडल ऑफ लर्निंग, cradle of good music, cradle of fitness, quality of life, intelligentsia, academicians. But slowly we have been relegated behind, even in development paradigm and parameters. तो सब लोग भाग अभी सोचने लग गए है जो हम क्यों नॉर्थ ईस्ट में अभी पीछे पड़ गया। पहले कलकत्ता, उड़ीसा, बिहार से हमारे स्कूल में पढ़ते आते थे पूरे देश से, अब ये भी एजुकेशनल हब नहीं रहा। सो पीपल आर कंसर्न दैट वी नीड डेवलपमेंट विद इट। ये सब का राजनीति हमको पीछे छोड़ के आना चाहिए। एंड अगेन आई विल रिपीट दैट नागालैंड इज अ ट्रेंड सेटर एंड विच इज शोइंग टू स्टेट्स लाइक अरुणाचल हो, मेघालय हो, जो हम डेवलपमेंट का राजनीति, डेवलपमेंट जो पार्टी हमको देंगे, हम उसी का साथ ही चलना चाहिए। जी थैंक यू सर। बिल्कुल लेकिन ये जर्नी, ये यात्रा शुरू हो गए। थैंक यू सर। रणबीर, आप इतने समय से हैं मेघालय में, पहले भी बतौर रिपोर्टर आप जा चुके हैं, क्या आपको इश्यूज नजर आ रहे हैं, क्या पॉलिटिकल अलाइनमेंट नजर आ रहे हैं? योर टेक। देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो बहुत मजेदार है, क्योंकि जो खिचड़ी सरकार यहाँ की, इस बार खिचड़ी चुनाव हो रहा है। हर कोई अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। मैं लगातार खासी जयंतिया इलाके में घूमा, थोड़ा सा हिस्सा इसमें गारो में भी मैं गया, और लोगों से जब बात कर रहे हैं तो लोग बहुत खुलकर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल डिबेट जिस तरह की चल रही है, तो थोड़ा सा ये बात को समझना होगा कि जो खासी और जयंतिया इलाके हैं, ये दोनों लगभग एक जैसे हैं, और गारो थोड़ा सा अलग है। और गारो में 24 सीटें हैं, जयंतिया और खासी में 36 सीटें हैं, लेकिन सीएम बनता है गारो इलाके से। ऐसे में बीजेपी के सामने एक चुनौती ये है कि उनके ऊपर जो जिस तरह से हार्डकोर हिंदुत्व वाली पार्टी होने का जो आरोप है, उस आरोप से बीजेपी मुक्त होना चाहती है, और इसीलिए बीजेपी के नेता चर्च भी जाते हैं, बयान भी देते हैं कि हमें बीफ खाने से कोई एलर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति सभ्यता है। एक नेता से बात हुई, उन्होंने कहा 90% क्रिश्चियंस को हमने यहाँ पर टिकट दिया है, तो क्रिश्चियनिटी को हम यहाँ पर स्वीकार करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से कॉनराड संगमा, जो बीजेपी के सहयोग से सरकार बना रहे थे, इस बार वो बीजेपी के ही खिलाफ बोल रहे हैं। तो करप्शन का एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो इशू है, वो लोगों के बीच में डिबेट का विषय है। बीजेपी के खिलाफ देखिए, जिस तरीके से वो सरकार में रहे हैं, और वो बार बार ये बात इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लोगों के बीच में कि साहब, यहाँ के लोग, मेघालय के लोग मेघालय की सरकार चलाएंगे, दिल्ली या गुवाहाटी वाले मेघालय की सरकार नहीं चलाएंगे। और इस वजह से कॉनराड संगमा अपने क्षेत्रीयता के मुद्दे पर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों का जो करप्शन का इशू है, उन करप्शन के इश्यूज पे बात हो रही है। दूसरा जो यहाँ पर लोगों की दिक्कत है, वो छोटे छोटे जगहों पर जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके नाम पर चुनाव हो रहा है। यहाँ पर किसी एक सीएम के नाम पर चुनाव होता हमें नहीं दिखाई दिया। लोग अपने क्षेत्र में जो ठीक ठाक काम करता है उसके बारे में बात करते हैं, और शायद यही वजह है कि जो राजदीप सर ने या हमारे दूसरे जो स्पेशलिस्ट गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर गठबंधन वाली सरकार की स्थिति है, ये पहले दिन से हमें दिख रहा है। मैं शिलोंग में एक बीजेपी के बड़े नेता से मिला, उनसे बात हुई, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया, और यही स्थिति एनपीपी के नेताओं की भी है, जो ऑफ कैमरा बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी किसी को मिलने की उम्मीद नहीं है।
तो ये नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि फिर से त्रिशंकु विधानसभा होगी, पोस्ट पोल अलायंसेस होंगे, और इस बीच में लोगों तक सबसे जो मेन मुद्दा है, लोगों तक क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर के पार्टियां जा रही हैं। और इसमें एक पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो है यूडीपी, जो कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और पिछली बार उसको 6 सीटें मिली थी। वो जिस तरह से कर्नाटक में जेडीएस की भूमिका होती है कि सीटें कम भले हों लेकिन उसकी ताकत बहुत होती है, किंग मेकर बन जाता है, यूडीपी किंग मेकर बनने की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसको गारो हिस्से में खास तौर पे उतना पावर नहीं है जितना वो खासी में मेहनत कर रही है। वहीं संगमा वर्सेस संगमा जो गारो में दिखाई दे रहा है, वहां पर चेहरे हैं, परिवार है, और उस 24 सीट में अगर मुकुल संगमा भारी पड़ते हैं तो निश्चित है कि एनपीपी को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पिछले साल टीएमसी अचानक मुख्य विपक्षी दल हो गई, वो टीएमसी यहाँ पर टीएमसी की वजह से नहीं, मुकुल संगमा की वजह से चुनाव लड़ रही है, और चेहरा मुकुल संगमा है और टीएमसी मतलब सिर्फ मुकुल संगमा। तो वो अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से वहां दिखाएंगे गारो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखना। बीजेपी की जब बात करें तो सिर्फ 2 सीटें उनको हासिल हुई थी, लेकिन बीजेपी एम पावर मेघालय यानी मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ी, और 2018 में चुनाव के बाद जब कोरोना आया तो लोगों को फ्री राशन मिला। और मेघालय की जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बारिश बहुत होती है, पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने के पानी की दिक्कत दिखाई दी। तो लोग पीएम की उन योजनाओं की भी तारीफ कर रहे हैं कि हर घर नल योजना के तहत हमारे घर में पानी पहुंच गया। तो मोदी जी के जो स्कीम्स है, सेंटर की स्कीम है, उन स्कीम्स को लेकर बीजेपी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम आपको हर वो फायदा दिला सकते हैं अगर सत्ता में आते हैं, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, और कई बार जो यहाँ तक छोटे से राज्य में नहीं पहुंचती है। तो लोगों तक पहुंचना और लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, यही काम इस चुनाव में हो रहा है। और कोई प्रीपोल अलायंस ना होने की वजह से किसी एक मुद्दे पर चुनाव होता दिखाई दे, ऐसा नहीं है। हर जगह अलग अलग मुद्दे दिखाई दिए। लोग बहुत वोकल नहीं हैं, लोग शायद इंतजार कर रहे हैं, या हो सकता है हमसे ना खुल रहे हों, लेकिन बहुत लोगों से जब बात करने की कोशिश की तो लोग जो उनके इलाके के नेता होते हैं उनकी बात करते, ना कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे की। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम्स जिस तरह से यहाँ इंप्लीमेंट करके ले आई है, उन्होंने कहा कि पहले हमने जो अपना एजेंडा बनाया वो करप्शन को लेके बनाया, फिर हमने उसको डाइवर्ट करके एम पावर मेघालय कर दिया ताकि मोदी का चेहरा सामने रहे और मोदी के चेहरे पर चुनाव हो। तो कांग्रेस इसमें कहाँ है? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। पिछले साल स्थिति ये हुई कि कुछ विधायक निलंबित हो गए, कुछ विधायक 12 विधायक टीएमसी में चले गए, और लगातार कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रही है। तो इस स्थिति में निश्चित तौर पे हमें जो अब तक घूमकर दिखाई दिया लोगों के बीच में कि यहाँ फिर से त्रिशंकु विधानसभा की आशंका है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ठीक है को मिल जाए। मुझे ये मैं त्रिशंकु वाली बात सब लोगों ने कही इश्यूज में थोड़ा समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब हम रैलियों के भाषणों को पढ़ते हैं हर कोई ये कह रहा है। अभिषेक बनर्जी गए, बोले हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। ममता बनर्जी गई, बोले हम आपके पड़ोसी हैं, सबसे पहले हम आएंगे, ये असम और दिल्ली से सरकार नहीं चलेगी। अब कोनराड संगमा अपना कैंपेन कर रहे हैं, तब वो भी स्थानीयता पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी अपने तरीके पर ये वर्सेस वाला जो चल रहा है ना कि लोकल वर्सेस बाहरी, तो एक ये कैंपेन का एक इशू है। पर वेलफेयर स्कीम्स को लेकर, क्योंकि नागालैंड में जब मैं था तो मैंने वहां भी ये चीज देखी कि वेलफेयर स्कीम्स ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे जो ज़मीनी राज्य हैं उत्तर के दक्षिण के, उनके मुकाबले कम पहुँचती हैं, लीकेज कम होता है, तो उसको भी पॉलिटिकल पार्टीज मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी की स्पीच में देख रहा था तो वो आरएसएस की विचारधारा, मोदी अडानी, इन सारे इश्यूज़ पर बार बार बोल रहे थे। तो एक तरफ मेघालय का जो अपना कल्चरल, सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर है उस पर जोर है, बाहरी पे बड़ा जोर है। प्रॉमिसेस की मैं बात करूं, देखिए बड़े ये तो पार्टियां जो घोषणा पत्र बनाती हैं इतने सुंदर होते हैं कि कोई जादुई छड़ी इनमें से एक पर भी बस छू जाए कि सब ये तथास्तु हो जाएगा तो खेल हो जाए। एनपीपी कह रही है 5 लाख रोजगार के अवसर देंगे, ठीक है। उसके बाद टीएमसी कह रही है 5 साल में 3 लाख नौकरियां देंगे। कांग्रेस कह रहा है हर परिवार को नौकरी, फ्री गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री। बीजेपी कह रही है 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सैलरी, और लड़कियों को 50,000 का बॉन्ड और पीजी तक पूरी मुफ्त सुविधा, और इसके अलावा नागरिकों की, वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन। तो ये इतने सुंदर और मनोहारी लगते हैं इन सब पार्टियों के घोषणा पत्र,
आप बताइए इश्यूज क्या दिख रहे हैं ग्राउंड पे? देखिए, 22 लाख की आबादी में 5 लाख लोगों को नौकरी देना, ये कैसे संभव है? ये बड़ी बात है। यूपी में 25 करोड़ में 5 लाख की नौकरी की बात होती है। इश्यूज मैंने जैसे बताया आपको कि मोदी की जो स्कीम्स है, सेंटर की स्कीम्स है, उन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बीजेपी मैदान में है। लोगों को ये समझाने, कॉनराड संगमा अपनी 5 साल की सरकार में ये बता रहे हैं कि साहब टीएमसी है तो वो बंगाली, उनका जो पूरा सिस्टम है वो बंगाल से केंद्रित है और हमारे मेघालय के लोग बंगाल से गवर्न नहीं होंगे, इस बात को कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर तमाम बहुत करप्शन के चार्जेस लगे, खासतौर पे माइनिंग को लेकर के जिस तरह से उन पर, उनकी सरकार पर आरोप लगा है और बाकी जो तमाम स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट ना करने या लोगों तक उस फायदे को ना पहुंचाने के आरोप हैं। तो कॉनराड संगमा छोटी छोटी सभाएं अपने कैंडिडेट्स के साथ जब करते हुए दिखाई देते हैं तो उनके भाषण को तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन जब अखबारों में हमने पढ़ा तो वो क्षेत्रीयता को जोर दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि मेघालय को मेघालय के लोग मेघालय की इच्छाओं के हिसाब से चलाएंगे, यानी कि जो क्षेत्रीयता का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर के कॉनराड संगमा मैदान में है। और मुकुल संगमा वो भी तो स्थानीय हैं, भले ही टीएमसी से लड़ रहे हो। मुकुल संगमा को लेकर के लोगों में जिस तरह 2 सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और मुकुल संगमा की एक छवि जिस तरह से थी और टीएमसी में जाने की वजह से उनको लेके कुछ जगहों पर थोड़ी सी नाराजगी दिखी कि आखिर अचानक एक पार्टी को में वो चले जाते हैं, से महत्वपूर्ण पार्टी बनाने की जो कोशिश करते हैं। तो मुकुल संगमा क्षेत्रीय तो हैं, लेकिन पार्टी बदलने का हो सकता है उन्हें नुकसान झेलना पड़े। हम कह नहीं सकते, हालांकि टीएमसी चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही है, लेकिन लोगों में इस बात को लेकर के बहुत खुशी नहीं थी कि मुकुल संगमा वहां चले गए। और अभी जैसे राजदीप साहब ने बताया कि वो बीजेपी जा सकते हैं, तो मुकुल संगमा की क्रेडिबिलिटी जाहिर है इसको लेकर के। अच्छा, ये भी बात चल रही है कि बीजेपी जा सकते हैं, पब्लिक के बीच भी, नहीं पब्लिक के बीच भी चल रही है बात। पब्लिक के बीच में इस बात को लेके है कि जो सबसे बड़ा कांग्रेस का नेता था वो अचानक पार्टी तोड़ करके अगर टीएमसी में चला गया तो वो कहीं भी जा सकता है। तो टीएमसी मतलब मैंने जैसे कहा मुकुल संगमा, उसी तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में हो सकती है और इस वजह से संभव है कि टीएमसी जो उम्मीद करके यहाँ चुनाव मैदान में है कुछ वैसा ही हाल ना हो जाए जैसा कि गोवा में हुआ था, चुनाव लड़े थे। त्रिपुरा में भी वो अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ भी, और इसीलिए अभिषेक बनर्जी लगातार अलग अलग जगहों पर घूमे, लोगों से मिले, छोटी छोटी सभाएं की और बहुत प्लान्ड सभाएं हैं। हम एक सभा में पहुंचे तो देखा कि करीब 500 की भीड़ थी और सभी को टोपी पट्टे दिए गए, उनको समझाने की कोशिश की गई जो उनके कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स के सपोर्टर्स थे। उन्होंने पर्चे बांटे लोगों को, उनकी स्थानीय भाषा में लोगों को बताया जा रहा था कि ममता बनर्जी इस पूरे पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी नेता बन सकती है, इसलिए टीएमसी को सपोर्ट कीजिए। और चेहरा मुकुल संगमा है, इसमें कोई शक नहीं है टीएमसी का। और मुकुल संगमा उसी क्षेत्रीयता के मुद्दे को लेकर के प्रचार में है। वो बताना चाहते हैं कि बीजेपी हो या कांग्रेस, ये सब दिल्ली की बड़ी पार्टियां हैं और यहाँ के छोटे से राज्य के लोगों की दिक्कतों को वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भरोसा करें। तो ये लड़ाई है, देखिए बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एनपीपी, यूडीपी, एचएसपी-डीपी, तमाम ऐसे दल हैं, सबके अपने मुद्दे हैं। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि विंसेंट पालक का जिक्र हुआ, कांग्रेस के कैंडिडेट 3 बार एमपी रहे हैं और एक तरह से मुख्यमंत्री के दावेदार वो भी है अगर कांग्रेस कोई मिरेकल करती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, विंसेंट पाला रहते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, पुराने जो राष्ट्रपति थे उनके घर में। उन्होंने वो घर खरीदा। वो रिचेस्ट कैंडिडेट है, सबसे अमीर कैंडिडेट है इस चुनाव में। एसेट्स को लेकर 90 करोड़ से ज्यादा एसेट्स है जी। तो लेकिन कांग्रेस का कैंपेन इस तरह से चल रहा है कि कोई पोस्टर ज्यादा कांग्रेस के दिखाई नहीं दिए गए जी। तो मैंने विंसेंट पाला से पहले घर के बारे में बात की, उन्होंने कहा नहीं, जब भी इंदिरा गांधी आती थी तो यहीं रहती थी। तो मैंने कहा सर वो छोड़िए, यू आर रिचेस्ट कैंडिडेट, आपके कोल माइंस रहे हैं जैंतिया हिल्स में, आप कैंपेन पर खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा राजदीप जी, नाउ कांग्रेस में हम लोग ये बड़े बड़े कैंपेन, इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते, वी वांट टू डू डोर टू डोर कैंपेन। और डोर टू डोर कैंपेन आप पत्रकारों को नजर नहीं आता है। गुजरात में भी मैंने यही सुना था, गुजरात में भी मैंने यही सुना था जी। और मैंने कहा लेकिन तो फिर इसी तरह से चलेगा क्योंकि आपके पास तो यू आर अ रिच कैंडिडेट, आपके पास पैसे हैं, व्हाई डोंट यू, आप खर्च क्यों नहीं करते हैं? तो उनके एक बंदा बाद में मुझे मिला, इसे पाला जी से मैं यही कहता हूं कि हमारी पार्टी जो है उसमें नेता अमीर है
लेकिन कैंपेन के समय हम सब गरीब लगते हैं और यही कांग्रेस की दिक्कत है। लॉट ऑफ रिच कैंडिडेट्स बट इंटरेस्टिंगली मेजर लार्ज नंबर ऑफ देम अंडर एज ऑफ 45। तो ये एक तरह से कांग्रेस ने एक नई पीढ़ी Generational को shift। मौका देने की कोशिश जी। की है। वेरी इंटरेस्टिंग। आखिरी में हम चलेंगे कौशिक डेका के पास, मेघालय के राजनीतिक परिदृश्य पर उनकी टिप्पणी के लिए। मेघालय का पॉलिटिक्स है और लगभग सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पॉलिटिक्स है, असम को छोड़ के, वो पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट निर्भर होते हैं। अगर अच्छा कैंडिडेट है तो हर पार्टी के टिकट पे जीत सकते हैं। जैसे कि बीजेपी के दो अभी जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है पिछले जो एमएलए थे पिछले विधानसभा में, और अभी जो उम्मीदवार है इनमें से कई ऐसे हैं जो अलग अलग पार्टी के टिकट में जीत चुके हैं। तो इसलिए ये बात तो तय है कि मेघालय में जो कैंडिडेट है उन पे बहुत निर्भर करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में 2021 से लेकर 2022 के अंदर अंदर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा एमएलएज और कैंडिडेट्स इस पार्टी से उस पार्टी पे चले गए हैं। और इनकी जीतने की हारने की जो निर्णय होगा ये पार्टी पे निर्भर नहीं करेगा, वो कैंडिडेट के अपने अपने परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा। ये बताते हुए भी ये अगर आप सामूहिक तौर पे मेघालय के इलेक्शंस कैसे जाएंगे, क्या मुझे लग रहा है नतीजे के तरफ अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनपीपी थोड़ा एज में रहेंगे। अब ये एज कितना होगा, ये 30 सीट चाहिए, 31 सीट चाहिए जीतने के लिए, 60 असेंबली सीट्स है। इनमें से 30 के आसपास तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी जाएगा। किसी एक पार्टी को, एनपीपी को लगता है मुझे 20 के आसपास रहेंगे जैसे लास्ट टाइम था। टीएमसी 15 के आसपास रहने की संभावना है और बीजेपी को बहुत बढ़िया करेंगे तो 5 सीट शायद मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये नंबर्स देने के साथ साथ मैं ये डिस्क्लेमर साथ में देना पसंद करूंगा, क्योंकि ये पार्टी के आकलन पे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कैंडिडेट की विनेबिलिटी पे मैं कह रहा हूँ। और जहां तक सवाल है जो ओरिजिनल रीजनल पार्टी कहा जाता है यूडीपी के, मुझे लगता है यूडीपी निर्णायक भूमिका इसलिए लेंगे क्योंकि यूडीपी ही एक पार्टी है जिसके नंबर्स इस बार बढ़ने की पूरे संभावना है, खासतौर से जहां खासी डोमिनेटेड एरिया है। यूडीपी ने एक नया नारा भी निकाला है कि अब बहुत हो गया, 13 साल से खासी सीएम नहीं रहे हैं मेघालय में, तो अब एक खासी सीएम चाहिए। ये भी एक स्लोगन आया है। तो इसमें भी पॉलिटिक्स गर्मा गर्मी होंगे। लेकिन ये गारो हिल्स में जो दोनों स्ट्रांग उम्मीदवार है गारो हिल्स के, इसलिए दोनों के बीच में वोट की बंटवारा होने की पूरे संभावना है। तो इसलिए निर्णायक भूमिका खासी और जयंतिया हिल्स लेंगे। जयंतिया और खासी हिल्स में जिस पार्टी को ज्यादा वोट शेयर मिलेंगे या वोट्स मिलेंगे, उसी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो इस संभावना को देखते हुए जहां तक मैंने घूमा खासी हिल्स में, मैं जयंतिया हिल्स नहीं जा पाया, तो मुझे लगता है एनपीपी का थोड़ा स्लाइट एज है टीएमसी से, और ये एज ऐसा बहुत निर्णायक नहीं है। लेकिन एनपीपी का ये भी एडवांटेज है क्योंकि एनपीपी के जो चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा, उनको बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा पसंद करते हैं। तो सवाल अगर कोalition गवर्नमेंट के आए तो मुझे लगता है बीजेपी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर डिसीजन हिमंत बिस्वा शर्मा ही लेते हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी एनपीपी को ही कोalition पार्टनर रखना पसंद करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि टीएमसी के सारे अगर जरूरत पड़े तो टीएमसी के सारे जो मुकुल संगमा और फैमिली को छोड़ के बाकी लोग इधर आ सकते हैं, क्योंकि मेघालय में ऐसे पॉलिटिक्स देखा जाता है। तो अभी बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन में है। एडवांटेज या संभावना को देखा जाए तो मुझे लगता है एनपीपी और बीजेपी का चांसेस है, क्योंकि बीजेपी के पास मनी पावर है और मैनेजमेंट स्किल्स है। क्योंकि आखिर में जब सरकार बनाना पड़ेगा, हालांकि बीजेपी के नंबर कम ही होंगे, 5 बहुत ज्यादा ही होंगे, लेकिन सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका बीजेपी ही लेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर 2018 की बात देखा जाए तो तब भी बीजेपी के पास सिर्फ 2 ही एमएलए थे, लेकिन सरकार बनाने में एनपीपी को सबसे ज्यादा मदद यूडीपी के सपोर्ट लाने में, एचएसपीडीपी के सपोर्ट लाने में, ये सब जो कोalition फॉर्मेशन की निगोशिएशंस होते हैं, इन सब में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मदद किया था। वो त्रिपुरा से उसी दिन रिजल्ट्स आए थे, त्रिपुरा से उसको अचानक चॉपर लेके शिलोंग आना पड़ा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए।
तो मुझे लगता है प्री पोल से ज्यादा इंटरेस्टिंग मेघालय के पॉलिटिक्स पोस्ट पोल होंगे। और पोस्ट पोल सिनेरियो में ये जो खासी और गारो के बीच एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो उभर के आने की संभावना है। देखना ये पड़ेगा इस सिचुएशन को, इस चैलेंज को कैसे बीजेपी या एनपीपी और या टीएमसी भी अगर सत्ता में आते हैं किसी और के सहारे, अगर ऐसा सिचुएशन भी हुए, क्योंकि टीएमसी को भी सत्ता में आना है तो यूडीपी के सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे ये खासी सेंटीमेंट की जो चैलेंज है, इस सवाल को कैसे हैंडल करते ये देखना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।